नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर पत्थर खदान धंसने से कई मजदूर दब गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की सूचना सामने आई है। मौके पर राहत बचाव काम के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खदान की गहराई 300 फीट होने के चलते रेस्क्यू करने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि हैवी ब्लास्टिंग के बाद ही खदान दरकी है। सोनभद्र के ओबरा स्थित दिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुए इस बड़े हादसे के बाद राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। 300 फीट गहरी खदान में पत्थर दरकने से हुए इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। खदान की गहराई करीब 300 फीट होने से बचाव दलों को नीचे उतरने में भारी मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं। तो पत्थर खदान धंसने से आपको बताएं कि दरअसल कई मजदूर वो दब गए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौके पर मौजूद हैं और हैवी ब्लास्टिंग से दरअसल ये पहाड़ दरका था। तो सोनभद्र से ये दुखद तस्वीरें, जिसमें मौके पर हालांकि राहत की जो टीम है वो पहुंची हुई है, लेकिन दरअसल खदान में पहाड़ के दरकने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें हैवी ब्लास्टिंग से पहाड़ दरका, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। पत्थर खदान धंसने से कई मजदूर यहां पर दबे हुए हैं। हालांकि 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बचाव कार्य जारी है। वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। तो सोनभद्र से ये तस्वीरें, जहां पर पहाड़ के दरकने से गंभीर हादसा, रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं। दरअसल हैवी ब्लास्टिंग के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें पत्थर खदान धंसने से कई मजदूर पहाड़ी पर दबे हुए हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदुम दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदुम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि सोनभद्र से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट इस पर? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल लता जी, हम बताना चाहेंगे सोनभद्र जिले में जो पत्थर तोड़ने का जो खदान चल रहा था, जिसको लेकर के हैवी ब्लास्ट हुआ है। हैवी ब्लास्ट के दौरान एक पत्थर की जो धंसने से उसमें जितने भी कारीगर थे जो कार्य कर रहे थे, वो काफी लोग उस मलबे में दब गए हैं। और उसमें कहीं ना कहीं ये भी निकल के आ रहा है कि 1-2 जो वहां पे मजदूर थे उनकी मौत भी हो चुकी है। बाकी कभी लगातार वहां पे राहत बचाव के जो कर्मी हैं वो लगातार लगे हुए हैं और एक के बाद एक धीरे धीरे वो मलबे को हटाया जा रहा है। तो वहीं इस मामले को पूरा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से वहां पे जो राहत बचाव है उनको वहां पे भेजा गया और काफी पर्याप्त वहां पे फोर्स लगाई गई है, जिसको लेकर के लगातार ये कार्य जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें काफी जो वहां पे जो कार्य कर रहे थे कारीगर थे, वो काफी वहां पे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वहां पे कितने लोग दबे हुए हैं। करीबन ये 200 फीट गहरी खाई थी जिस जहां पे ये खदान चल रहा था। तो उसी में जितने भी लेबर थे वो उसी में दब गए हैं, क्योंकि अचानक वो इतनी तेज हैवी ब्लास्ट हुआ, जिसको लेकर के जो काफी मलबा था वो एकदम भरभरा करके उसी में धंस गया, जिसको लेकर के जितने भी वहां लेबर थे वो उसमें दब गए हैं। लता जी, हैवी ब्लास्टिंग से ये हादसा हुआ है। ऐसे में प्रदुम, क्या कुछ काम वहां पर चल रहा था? कोई यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी क्या? किस कारण से मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और क्या काम कर रहे थे? सोनभद्र में ये एक खदान थी जो पत्थर तोड़ने की, जिससे ये यहाँ पे जो रोडें वगैरह बनाई जाती हैं या इसके साथ साथ में जो ईटा वगैरह ये तैयार की जाती हैं, ये वहीं पे ये कार्य चल रहा था सोनभद्र में। जो पत्थर बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उनको ब्लास्ट करके उसके बाद में वहां पे उसका कटाव किया जाता था। काट करके वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किए जाते थे। इसी का वहां पे कार्य चल रहा था। ये खदान चल रही थी, ये काफी समय पहले से चल रही थी, लेकिन अचानक जो बड़े एक पत्थर था उसको तोड़ने के लिए हैवी ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वहां पे जो बारूद थी वो काफी ज्यादा मात्रा में रखी गई थी, जिसको लेकर के इतना हैवी ब्लास्ट हो गया कि जो खदान थी वो एकदम बैठ गई और नीचे धंसने से ये इतना बड़ा हादसा हो गया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने अभी और लोगों की मौत हो चुकी है, अभी कितने लोग उसमें फिलहाल 2 मजदूरों की यहाँ कहना उचित नहीं है। हाँ, 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदुम, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। तो आपको बता दें कि दरअसल पहाड़ी में काम चल रहा था और उसी दौरान हैवी ब्लास्ट के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद से
घटना ने जो है गंभीर रूप ले लिया, क्योंकि 2 मजदूरों की यहाँ पर मौत हो गई और कई मजदूर जो है अभी मलबे में दबे हुए हैं। मंदिर निर्माण समिति के महासचिव संपत राय ने बताया कि 24 नवंबर की रात से जो है पूरे 25 नवंबर तक रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा कारणों से ये व्यवस्था लागू की गई है। इस भव्य आयोजन में देश भर से आने वाले करीब 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनके लिए अयोध्या में लगभग 1600 कमरों की व्यवस्था भी की गई, जबकि विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग आवास व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पूरा कार्यक्रम दूरदर्शन के माध्यम से दरअसल सभी चैनलों पर लाइव प्रसारित भी किया जाएगा, ताकि देशवासी राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के इस भव्य और दिव्य आयोजन का अनुभव कर सकें। जो है रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे, इसकी जानकारी जो है दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और दरअसल आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा, विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। चंपत राय जो कि महासचिव ट्रस्ट हैं, उन्होंने ये अहम जानकारी दी है। तो भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर अयोध्या में 8000 मेहमानों का जमावड़ा होने जा रहा है। सुरक्षा कड़ी, विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग इंतजाम होगा और 25 नवंबर को जो है रामलला के दर्शन को बंद कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अयोध्या में 8000 मेहमानों का जमावड़ा होने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर को रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। उसके पहले पीएम मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तैयारियां जो हैं भव्य और दिव्य बनाने के लिए की जा रही हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आरपी सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए अयोध्या से। आरपी सिंह, जिस तरीके से जो है अयोध्या में 8000 मेहमानों का जमावड़ा होने जा रहा है, क्या कुछ खास तैयारी, क्या कुछ इंतजाम और क्या किस तरीके का जो है दिव्य और भव्य नज़ारा इस बार देखने को मिलने वाला है? बताते चले, रामनगरी अयोध्या में इसमें दुल्हन की तरफ सजने के लिए तैयार है, क्योंकि सजाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। तो उसको लेकर के यहाँ ट्रस्ट जुटा हुआ है, बाकी आला अधिकारी जुटे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, हर व्यवस्था को स्टेबल कर रहे हैं। तो 8000 लगभग 8000 वशिष्ठ जो मुख्य अतिथि है, जो वो आएंगे बाहर से, ट्रस्ट ने आमंत्रण किया है और जितने आला अधिकारी या फिर मंत्री कहिए और लोग भी आएंगे। तो अब ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो, क्यों ना हो, भगवान राम का जो मंदिर बनने 500 वर्षों ने लोगों ने तपस्या की है और अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके भगवान राम का मंदिर बना है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर व्यापक यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई, और लगभग यहाँ पे 1600 कमरे बुक कर दिए गए हैं और अभी और भी कमरे बुक किए जाएंगे। जो भी मुख्य अतिथि आएंगे या फिर जितनी चीजें आएंगी उसको यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि उनको रहने और पीएम नरेंद्र मोदी भी जो है ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम? जी, आपको बताते चले, यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर के, खाने पीने से लेकर के हर व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई। जितने भी राम भक्त पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या, वहाँ पे पूरी व्यवस्था यहाँ पे स्टेबल कर दी गई है। आला अधिकारी यहाँ पे जुटे हुए पूरी व्यवस्था को देख रेख करने में। तो उनका 3.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री जी का। उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे ध्वजारोहण का, और जितने मुख्यमंत्री भी रामनगरी अयोध्या मौजूद रहेंगे। 22 तारीख को हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे चेकिंग करने रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारी कर दी गई है और लगभग ये मान के चलो कि जो भी चाहे गेट हो, जो भी चीजें हैं, उसको नए तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी चलिए, नए तरीके से जो है रूपरेखा तैयार हो रही है और भव्य तैयारियां जो है की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल अयोध्या में जो है दर्शन के बाद जो है रामलला के दर्शन जो है बंद हो जाएंगे। हालांकि ध्वजारोहण का कार्यक्रम है जिसमें 8000 मेहमानों का जमावड़ा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर जो है भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मुजफ्फरनगर में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने दरअसल मुजफ्फरनगर में दिल्ली ब्लास्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने डॉक्टरों के नाम आने को जो है दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही साथ कहा कि जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। उन्होंने लव जिहाद और मदरसों की जांच की भी बात कही। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने ये बात मुजफ्फरनगर में कही है। वहीं मिशन शक्ति के तहत लाभार्थियों को लैपटॉप वितरित करने पहुंची थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली बम ब्लास्ट को
लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने लव जिहाद के मगरमच्छों पर भी कार्रवाई और मदरसों की जांच की बात कही। बबीता चौहान ने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट में डॉक्टरों के नाम आना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी कहा कि ये तो वो बात हुई जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। जहां आप रह रहे हो आप लोग आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, अगर ऐसी गतिविधियों में आप सम्मिलित हैं तो बहुत ही घटिया और इससे ज़्यादा गंदी बात कुछ और हो नहीं सकती। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक लोगों ने ये धारणा बनाई रखी है कि दूसरे समुदाय में जो पढ़ा लिखा समाज है वो अपने हिंदुस्तान की बात करता है, अपने भारत की बात करता है, लेकिन जब ऐसे लोगों का नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं डाउट भी होता है। दर्शाता है कि आप कितनी घटिया मानसिकता को लेकर जी रहे हैं। ये आज एक तो सबसे पहला कार्यक्रम था जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिशन शक्ति 5 चल रहा है, उसके तहत जो योजनाएं थी तो उनमें उसमें कुछ बच्चों को जो लाभार्थी हैं उनको कुछ को लैपटॉप वितरण किया था, कुछ को कन्या सुमंगला योजना के तहत दिया था, कुछ को और सारी जो योजनाएं थी उनके जो लाभ थे तो वो वितरित किया था वहाँ। दूसरा फिर मैं अभी जेल विजिट करके आई तो जेल में भी सब ठीक था। जेल विजिट के साथ साथ मेरा एक समीक्षा बैठक थी जो सब अधिकारियों के साथ, तो एक वो मैंने की है। मैडम, जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर तो मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती कि जब इतना अच्छा माहौल चल रहा है और सब कुछ है और उसके बाद अगर इस तरह का ब्लास्ट होना तो ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण ही है ये। तो कार्रवाई हो रही है इस पर, सभी ने इसका संज्ञान भी लिया है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं और जांच भी चल रही है इसमें। नोएडा सेक्टर 98 स्थित स्काई मार्क बिल्डिंग के पास आईजीएल गैस की पाइपलाइन अचानक से लीक हो गई। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस, दमकल कर्मी और आईजीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वही टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गैस सप्लाई बंद कर स्थिति को नियंत्रण में किया है। गनीमत रही कि लीकेज के दौरान आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया है कि मौके पर नोएडा प्राधिकरण के एंडम विभाग की ओर से खुदाई का काम किया जा रहा था। इसी दौरान जो है पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कि तेज गति से गैस निकलने लगी और हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही संबंधित टीम ने तुरंत सप्लाई रोक दी। वहीं स्थानीय लोगों ने इलाके की आवाजाही रोक दी है। इसके साथ ही पाइपलाइन के आसपास के क्षेत्र को भी घेराबंद कर दिया गया है और लोगों को उस दिशा में जाने से रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश की शो विंडो माने जाने वाले नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां सेक्टर 134 स्थित जेपी कॉस्मोस सोसाइटी के निवासियों ने मेंटेनेंस के नाम पर हो रही कथित अवैध वसूली और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी से तंग आकर सुरक्षा बिल्डर के दफ्तर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित सोसाइटी वासियों ने सुरक्षा बिल्डर नोएडा छोड़ो जैसे नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि बिल्डर मनमाने शुल्क वसूलने के बावजूद सोसाइटी के रखरखाव में भारी लापरवाही बरत रहा है। इसके चलते सोसाइटी की स्थिति जर्जर होती जा रही है और किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है। लोगों का ये कहना है कि जेपी इंफ्राटेक ग्रुप के दिवालिया होने के बाद जब सुरक्षा बिल्डर ने सोसाइटी का टेक ओवर किया था, तभी से जो है लगातार मनमाने मेंटेनेंस शुल्क और सेवा सुविधाओं की अनदेखी ने निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। विरोध कर रहे लोगों में प्रशासन से जल्द कार्रवाई और सोसाइटी में स्थायी समाधान की भी मांग की है। मांग ये है कि जब सुरक्षा हमसे मेंटेनेंस लेता है, लेकिन जो मेंटेनेंस है उसके मेंटेनेंस के कोई भी जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम वो करने को तैयार नहीं है। हमारी 3-4 बार मीटिंग हुई, हमने हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा एक मतलब अड़िग है कि मैं जो बोल दिया वो ही करूँगा। हमने उनको बोला जो जिस चीज़ के लिए तुम मेंटेनेंस ले रहे हो उसको कम से कम पहले करके दो। तो उसका कहना ये है कि ये तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है जो मैंने अभी तक लगाई है, मैं इसका एस्टीमेट आपको दे सकता हूँ। वो केवल हमें सिक्योरिटी का, वो हाउसकीपिंग वगैरह का, उन्हीं का ही एस्टीमेट दे रहा है। उससे अलग अगर मैं कुछ करूँगा तो मैं उसकी कॉस्ट लूँगा। पहले ही इन्होंने बढ़ाया है जो हमारे अनुसार जी। एक्चुअली हमारी 4 मांगे हैं, मुख्य 4 मांगे हैं। सबसे पहली मांग है हमारी कि हमारी जो सोसाइटी की हालत है बहुत बद से बदतर हो चुकी है। हमारा हर रेजिडेंट एक डर के साए में जी रहा है। बिल्डर डेली
कैंप चार्जेस जो हमारे मेंटेनेंस चार्जेस उनको बढ़ाया जा रहा है। कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं देता है, अकाउंटेबिलिटी उसकी कुछ है नहीं है। और जो हमारा बैकअप था, डीजी बैकअप जो हम लोग जिसके लाइट पावर अप का बोलते हैं, उसका भी जो है उसने 50% से लेकर के और 1.5 केवी कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी जनता हमारी परेशान है। लिफ्ट कभी भी बंद हो जाती है, लिफ्ट की हालत ख़राब रहती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी जनता जो है, ये देखिए बच्चा, छोटा सा बच्चा भी एक आया हुआ है, उसको हम लोग मतलब एक बच्चों को लिफ्ट में अकेले नहीं भेज सकते, पार्क में नहीं भेज सकते, कहीं भी नहीं भेज सकते। बच्चों को पढ़ने में लाइट कभी भी चली जाती है। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान बारातियों और घरातियों के बीच लड़की पर कमेंट को लेकर विवाद भड़क गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सीसीटीवी फुटेज में पूरी झड़प साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए और एक बच्चे की मौत होने की भी सूचना है। पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि अब तक किसी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है, जबकि बाराती कोतवाली में तहरीर देने की बात कह चुके हैं। पुलिस का यह कहना है कि वो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने वाली है। जलाली की ससुराल है, मखदूम पे पले बड़े हैं, ये अपनी खालाओं के पास। अब यहीं पे हैं, मखदूम पे ले लिया इन्होंने अपनी मर्जी से मकान किराए पे। मां रह रही में थाना कोतवाली लगता है थाना। घटना ये है कि ये मुझे शादी हुई है जब से परेशान करते आ रहे हैं। 5वीं साल हुई है मेरी शादी को, एक बच्ची है 4 साल की मेरी। आए दिन जो मुझे मारते हैं, पीते हैं ये, और दान दहेज बतेरा दिया, फिर भी यूँ कहते हैं कि प्लॉट दिलवा अपने घर वालों से। मेरे भैया ने उसके बदले काम धंधा करवा दिया, इन्हें मजाइयाँ लगवा दी, अपना कारखाना दे दिया इन्हें उठा के, लेकिन उस पर भी काम करके मुझे कोई पैसा ना दे रहे। मुझे अपने खालाओं के पास, अपने भैयों के पास पड़े रहते हैं, वहाँ पर पीना खाना वहाँ से करके जब आते हैं मेरे साथ बदतमीजी, गाली गलौज, मारा पीटी सब करते हैं। जलाली अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के शंकरगंज राजामऊ के पास तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने सड़क पार कर रही नील गाय को टक्कर मारी और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। जोरदार टक्कर में 3 कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक खलासी जो है इसमें घायल हो गया और मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक चालक नशे में धुत था, जिससे दुर्घटना की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। गाड़ी खड़ी थी हमारे सामने एक गाड़ी खड़ी थी, पीछे वाले धक्का दे दिया है, तभी गाड़ी लड़ गई। अच्छा, पीछे से आके ठोक दिया। आगे वाली गाड़ी को आपने ठोक दिया? फिर आगे वाली गाड़ी पे कागज हमारी चली गई, चल के गाड़ी उधर धक्का दिया तब गई। किसी को चोट वगैरह आई है? चोट किसी को नहीं। सब बच गए हैं। पीछे नील गाय को किसने टक्कर मारा? हमें नहीं, तो मर गई है पीछे। नींद में थे क्या सब, कि नशे में? नशे में वो होंगे, हम सो रहे थे। अच्छा, कहाँ की है गाड़ी जिसने एक्सीडेंट किया है? फतेहपुर की है, वो तो हरियाणा पास में। अच्छा, जिसने ठोका हरियाणा की गाड़ी, आपकी फतेहपुर की। सब सेफ है, किसी को चोट नहीं आई? चोट किसी को नहीं। पुलिस आई कैसे? बिजनौर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बुजुर्ग शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल से लौट रही 8 वर्षीय बच्ची से आरोपी बुजुर्ग पर दुष्कर्म का आरोप है। 13 तारीख की शाम को नगीना थाने में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई थी। वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र नगीना के मोहल्ला मुनीम चौक से दिनांक 13 नवंबर को देर रात्रि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके मां के द्वारा दी गई थी। मां की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त शाहिद की शीघ्र गिरफ्तारी कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष अन्य विधिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग के पास सड़क किनारे किए जा रहे अस्थायी अतिक्रमण पर आज कार्रवाई की गई, जहां पर एक महिला की ओर से कराए जा रहे पक्के निर्माण को नगर पालिका कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत के बाद हटाया है। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका टीम को अतिक्रमण तोड़ने में काफी समय लगा, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली है। प्रशासन का ये कहना है कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है।
जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के पंचानन चौराहे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार में आ रही दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक से लिफ्ट लेकर पीछे बैठे 75 वर्षीय बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार चौराहे पर तेज रफ्तार और बिना हेलमेट चलने की वजह से यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसको लेकर लोगों ने ट्रैफिक नियंत्रण की भी मांग उठाई है। जालौन के उरई तहसील परिसर में लेखपालों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जहां पर मांगों पर सुनवाई न होने से नाराज लेखपालों ने सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए चेतावनी दी है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और उग्र कर देंगे। प्रदर्शन के दौरान लेखपालों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा और मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। पूरे दिन चले इस धरने के कारण राजस्व से जुड़े कई कार्य प्रभावित भी रहे और तहसील परिसर में भारी संख्या में लेखपालों की मौजूदगी देखी गई है। पिछले तहसील दिवस में 1 नवंबर 2025 को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया था। इसमें 8 सूत्रीय हमारी मांगें थीं। इसमें वेतन उच्चीकरण, एसीपी विसंगति, पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि और भत्तों में वृद्धि, मंडल स्तरीय जो है स्थानांतरण लेखपाल साथियों का और पेंशन विसंगति एवं तहसील स्तर पर राजस्व पुलिस चौकी आदि मांगों के विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। इससे पूर्व लगभग 9 वर्षों से लगातार हमारा संगठन विभिन्न स्तरों पर माननीय परिषद में और माननीय मुख्यमंत्री शासन स्तर पर कई बार ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं, पत्राचार कर चुके हैं सैकड़ों बार, लेकिन अभी तक हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पर कोई सकारात्मक निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया। ये समझिए आज के इस महंगाई के दौर में हम लोगों को 2010 में जो हमारा नियत यात्रा भत्ता और स्टेशनरी भत्ता था 100 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 200 रुपये प्रति माह में हमारी मोटरसाइकिल कितना चलेगी? अब आज के समय में साइकिल भत्ता देकर हम लोगों को संतुष्ट। जालौन के कोंच तहसील सभागार में डीएम और एसपी की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर कुल 32 फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समाधान दिवस के दौरान जमरेही खुर्द गांव का एक किसान साल 2003 में जो है चक्रोट को कब्जा मुक्त कराने की शिकायत को लेकर पहुंचा और लगातार वर्षों से सुनवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। किसान का कहना था कि बार बार शिकायतों के बावजूद उसकी समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिससे वो परेशान है। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया गया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें 8 का मौके पर निस्तारण हो गया है। 24 में टीमें गठित करके उनको रवाना किया गया है, जो गुणवत्तापरक ढंग से निस्तारण करेंगे और उनका फीडबैक प्राप्त करेंगे। सभी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि स्पष्ट रूप से इस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि गुणवत्तापरक निस्तारण हो और उस पर लोग अपना ध्यान केंद्रित करें और जो आवेदक है उसकी संतुष्टि होना परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार है और जनता के आज की तारीख में जितने निस्तारण थे वो हुए हैं। वकीलों के द्वारा कुछ समस्या बताई गई थी, जिनमें कि पेशकार का छुट्टी पे होना है, उसके कारण से उनको अमल दरामद में दिक्कत आ रही थी और उस पर नया पेशकार तैनात करने का आदेश निर्गत कर दिया। 1-2 दिन में यहाँ पर तैनाती हो जाएगी, जिससे उनका काम सुचारू रूप से चलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।